जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज वीडियो के जरिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही जो हमारे 2 केस ताज़ा अभी घटित हुए हैं हमारे जवानों को, जिसमें एक सीओ साहब ने एक जवान को 7 दिन का पे फाइन और क्वार्टर खाली करने का आदेश। दूसरी तरफ एक जवान को 14 दिन का पे फाइन और वो बच्चे लेकर आ रहा था और अभी तक उसके क्वार्टर को मतलब नहीं लाने के लिए उसको एमएच भेज दिया। ये दोनों केसों में कमांडिंग ऑफिसर को तो हम पार्टी बना ही रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ हमारे ही बंदे, हालांकि सीओ साहब भी हमारे ये नहीं कि हमारे दुश्मन हैं, लेकिन खासकर ओआर रैंक की, इसमें 2 हवलदार जिनकी झूठी गवाह की वजह से इन बंदों को सजा हुई। एक मैं फाइल तैयार की है, मैं दिखाता हूँ। ये इतने पेज की फाइल तैयार है। इसमें आपको पहले ये एक वाक्य दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पढ़ते हुए, भाई तेरी छुट्टी का कोई मैसेज मिला क्या? 10 दिन छुट्टी बढ़ा दी है। ठीक है, ये जो मैसेज है ये एक हवलदार जी जिसने 10 दिन छुट्टी बढ़ाने का मैसेज किया बंदे को, और दूसरे दिन बोलता है मेरी मजबूरी है, मेरे के ऊपर प्रेशर है, मुकर गया। और इस बंदे को AWL दिखाने की तैयारी कर दी। लेकिन इस मैसेज से हालांकि अब ये बच गया बंदा, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मजबूर व्यक्ति जो एक हवलदार की पोस्ट पर है, कल अगर ये पाकिस्तान में कैप्चर हो जाएं और ये बोलें कि मेरी तो मजबूरी है, मेरे पर तो प्रेशर था, तो ये हमारे देश की सूचना भी लीक कर सकते हैं या नहीं? पहला सवाल तो ये है मेरा। दूसरा, सेम जो दूसरे केस में क्या होता है, हवलदार जो कि क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं और उनके पास एक जवान ड्यूटी दे रहा है। रात को भी उसने ड्यूटी दी, दिन में वहां 2 संतरी और एक कमांडर रहता है, जिसमें एक हवलदार कमांडर थे। वो संतरी 6 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी देता है। 1 बजे CHM और सीनियर जैसों के आदेश से कि भाई उस बंदे को छोड़ देना, उसका सामान आया हुआ है और वो क्वार्टर से सामान उतर कर आएगा, तब तक तेरे पास वो दूसरा बंदा जो पहुंच रहा है। ये बात जब वो उस CHM हवलदार जी को कह रहा था, उस समय बहुत से बंदों ने सुनी है और इस केस में भी ये जो हवलदार हैं ये मुकर गए कि मैंने तो इसको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा था और ये अपनी मर्जी से चला गया। इस केस में इसको जो वार्निंग लेटर और पनिशमेंट हुई है वो 8 बजे, उसका डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लिखा हुआ है, देखो स्पष्ट। उसको जो एक वार्निंग लेटर मिला है उसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इन्होंने बिना अनुमति के 26 तारीख को 8 बजे कैंप एरिया मतलब छोड़कर ये चले गए थे बिना अनुमति के। अब इनको इस चीज के लिए वार्निंग लेटर मिला है, जबकि ये बंदा सुबह 6 से 1 बजे तक क्वार्टर गार्ड में रहा है, 1 बजे बाद परमिशन से गया है। लेकिन इन हवलदार जी से मैंने बात की, बंदे ने कहा कि सर CHM और वो तो मेरे दुश्मन हैं, आप इनसे बात करो, क्योंकि मैं इनके साथ में ड्यूटी कर रहा था। बंदे ने मेरे को नंबर दिया तो मैं ठीक है, चलो कम से कम एक गवाह तो बनेगा। लेकिन उन्होंने जैसे मेरा नाम देखा और मैंने बातें शुरू की, हालांकि मैंने तो बताया था मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा नाम और नंबर वो पहचान लिया था। बोले रविंद्र सर, हाँ। मैं बोला आप सिर्फ इतना बताओ कि वो बंदा आपके पास क्वार्टर गार्ड में था? बोले जी हाँ था। फिर मैं बोला वो आपके क्वार्टर गार्ड से सामान के लिए गया तो CHM ने आपको कहा था छोड़ने के लिए? बोले सर नहीं कहा, स्पष्ट मना कर दिया कि सिर्फ मैंने तो उसको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा था और क्या बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से गया था। ये बातें इन्होंने कह दी। हालांकि इनसे मेरी
और भी बहुत सी बातें हुई है, वो मैं यहाँ डिक्लेयर कहना नहीं चाहता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने मना कर दिया। अच्छा, मैंने बातों में इनको ये भी कहा कि भाई आपने इनको जो ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा तो कोई दूसरा बंदा आया होगा। बोले सर नज़दीक ही है। चलो वो तो करके आ गए। अब ये बताओ कि जब बंदा 8 बजे के बाद में ब्रेकफास्ट करके आया नहीं, इनकी कहने से भी माने कि वो बंदा अब्सेंट था, तो मैंने पूछा कि भाई आपने उसकी कहीं रिपोर्ट दी? आप कमांडर हो और आपका बंदा आया नहीं, 8 बजे से गायब है, तो आपने किसी को रिपोर्ट दी? बोले मैंने तो कोई रिपोर्ट नहीं दी। भाई क्यों नहीं दी आपने रिपोर्ट? क्योंकि जब ये इनकी बातों से मेरे को पता चल गया कि भाई ये साहब मुकर रहे हैं, और मुकरने का कारण भी समझ गया कि मैं CHM और उनका दबाव। तो यहाँ भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो बंदा आपको कमांडर समझकर आपके यहाँ ड्यूटी कर रहा है, हालांकि बंदा खराब है, फलाना है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है इस केस से, और आपको मतलब होना चाहिए आपके अंडर कमांड में जो बंदा ड्यूटी दे रहा है। कल तो आप अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर कहीं खड़े हो और वहाँ से पाकिस्तान अटैक करेगा, तो आप ये कहोगे कि ये तो डिफाल्टर था, इसलिए पाकिस्तान वाले इसको मार के चले गए, इसलिए हमने इसको बचाया नहीं। क्या ये बात जायज़ है? जितने भी मेरे साथी, हमारे NCO, JCOs, अधिकारीगण, जो भी कोई देख रहा है, क्या इन्होंने इस एंगल से ये चीज़ें कही कि डिफाल्टर था इसलिए मैं तो, मेरा कहने का मतलब ये भी ना बताया गया था? तो कल क्या आपके अधीनस्थ कोई बंदे, अगर आपकी, हर जैसे बंदे होते हैं, डिफाल्टर भी होते हैं, नॉर्मल काम करने वाले भी होते हैं, लेकिन जब वो आपके अंडर कमांड हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप तो डिफाल्टर मत बनो, या आप अपने मजबूरी में या अपने बचाव में कैसे भी उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हो, तो क्या आप अपनी जगह सही हो? इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अब इनको लगा कि मैं मना कर दूंगा तो प्रूफ कहाँ आएगा, लेकिन पहली बात, जिस अधिकारी ने, जो कर्नल A साहब हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, और ये लेटर, उनके लिए भी लेटर तैयार हुए हैं। ये जो अलग से पत्र हैं, ये 4-6 फाइल उनके लिए भी तैयार हो रखी है। उनके भी खुद, एक कर्नल A साहब कमांडिंग ऑफिसर के लिए, उनके ब्रिगेड कमांडर साहब, उनके JOC साहब और आर्मी चीफ के लिए ये हमने तैयार कर लिया है। जो भी पूरा मसौदा है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम उनसे भी इस चीज़ को पूछेंगे कि अगर कोई बंदा क्वार्टर गार्ड में है और वो अपसेट है, तो क्या क्वार्टर गार्ड से उसकी रिपोर्ट दी गई थी? नहीं दी, और वो बंदा अपसेट हुआ, तो जिस वार्निंग लेटर को आप फर्स्ट मोस्ट सिपाही को दे रहे हो, सबसे पहले उस हवलदार को वार्निंग लेटर मिलना चाहिए था। अगर उसने रिपोर्ट नहीं दी तो, और वो अपनी जगह सही है तो, लेकिन वो अपनी जगह सही नहीं है, क्योंकि वो साहब तो मुकर गए, उनको लगा है कि फौज में तो कोई यहाँ मरेगा ही नहीं। CHM इनके पक्ष में, सीनियर JCO इनके पक्ष में, OC साहब इनके पक्ष में, और CO साहब इनके पक्ष में। लेकिन कुछ जवान ऐसे भी होते हैं जो जान जोखिम में डालकर भी बोलते हैं कि साहब कहानी तो ये है, और उन जवानों ने बोला कि सर सही बात है कि वो बंदा इतने से इतने बजे तक ड्यूटी था, और CHM ने खुद कहा था कि भाई इसका सामान आएगा और आप इसको छोड़ देना, और इसकी जगह दूसरा मतलब जो बंदा है वो आएगा। बंदा वहाँ पहुँचा है, उसके बाद इसको छोड़ा गया है, और प्रॉपर गेट से एंट्री करके गए बंदा, और सामान तार के इसके गेस्ट भी वापस आए हैं, जो कि पूरी रिपोर्ट के साथ। अब यहाँ कोई कर्नल A साहब से या उनके OC साहब से पूछे कि अगर बंदा आप दिखा रहे हो कि कैंट से आउट था, तो पहली सजा तो उस हवलदार जी को होनी चाहिए, दूसरी उस गेट पे जो आपका बंदा बैठा है, इसका मतलब आपकी जो RP ड्यूटी है, मतलब इसमें जो RP सेक्शन वाला है, जो वीडियो भी बना रहा था, हालांकि उसकी भी बात हम बताऊंगा कि कैसे उसने भी कहा कि मेरे को तो ऊपर से दबाव था यार, मैं क्या करूं, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन मैन यहाँ है कि आपके गेट से अगर कोई बंदा जा रहा है एंट्री करके, तो क्या उसका हक नहीं है कि वो पूछे कि भाई बंदा जा रहा है, क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी था, जबकि RP गेट और क्वार्टर गार्ड में ज़्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल आमने सामने दिख रहे हैं, नज़दीक है, और नज़दीक है तो क्वार्टर गार्ड का संतरी अगर जा रहा है, तो क्या RP गेट वाला उसका फर्ज नहीं कि उसने पूछा होगा कि भाई ये बाहर जा रहा है? इस कहानी में किसी भी एंगल से आपको लगता है कि गेट का संतरी उसको ऐसे ही छोड़ देगा? जबकि वो एंट्री कर रहा है तो उससे पूछा भी होगा कहाँ गए हैं। उसके बाद में चलो वो भाईबंदी से छोड़ भी दिया, तो उसके गेस्ट आए हैं, तब वो पूछा होगा इनसे।
तो सारे बेवकूफ़ बैठे हैं कि सारी कहानी बिल्कुल लिखित में चल रही है, वो गेस्ट भी लेकर आया है और उसके बाद उसको दिखाया जा रहा है कि वो गायब था। तो एक तरफ हम इस केस की भी बात करेंगे कि सरेआम पहले यहाँ भी एक हवलदार मुँह करता है, दूसरी तरफ कि यार मैंने कह तो दिया छुट्टी बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे को दबाव डाल रहे हैं, बाद में बोलते हैं कि जी हमने तो कुछ कहा नहीं। ये तो यहाँ प्रूफ मिल गया। और दूसरी जगह एक बंदा प्रूफ मिल गया कि वो हवलदार झूठ बोल रहा था। तो आज मेरा पहला मकसद तो वीडियो बनाने का ये था कि ऐसे केसों में मैंने जो अभी तक पार्टी बनाई थी, जैसे पहले भी एक मैंने जो एनसीसी वाला केस है जो दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा है, उसमें हमने सीओ साहब को पार्टी बनाया था पहले, एनसीसी वाला को, और बाकियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब उसकी पेमेंट रोक दी गई, जबकि उनके सीओ से मैंने कंटिन्यू बात की और उनके सीओ कहते रहे कि ठीक है अगर मसला हल हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन उनको लगा अब कोर्ट की छुट्टी आ रही है और इन दोनों ने चोंच मिला के वो जाने वाला सीओ उसकी पेमेंट बंद करके चला गया। और अभी नया सीओ साहब आया, उनसे भी मेरी बात हुई, तो वो बोलते मैं तो क्या करूं, जबकि कोर्ट का स्पष्ट आदेश हुआ कि भाई इसकी पेमेंट चालू करो। लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास तो मैंने जो एनसीसी के सीओ ने लिख के दिया कि मूवमेंट ऑर्डर भेज दिया तो उस पर चल रहा है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं सुनकर उस बंदे ने पेमेंट नहीं चालू की। तो हमने उस सीओ साहब, फिर उनकी यूनिट के सीओ साहब, फिर मैंने सेंटर कमांडेंट साहब से भी बात की, इनके सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। सेंटर कमांडेंट साहब को बताया, सीआरओ साहब को बताया, इनके लीगल अधिकारी मेजर साहब सबको बताया। जब नहीं माने तो अब हमने उसमें सीओ साहब, एनसीसी बटालियन सीओ, उनके खुद के रेजिमेंट के सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर, इनके सेंटर के सेंटर कमांडेंट साहब, आर्मी चीफ साहब और डिफेंस सेक्रेटरी, इन सब को उसमें पार्टी बनाया है। और अवमानना की याचिका, जो कि पिछली बार में इनके वकील ने स्पष्ट कहा था कि हाँ हम चालू कर देंगे, अभी रुक जाओ साहब, हाथ पैर जोड़े, जज साहब मान गए, उस टाइम हमने दोबारा लगा दी है। छुट्टियों के कारण थोड़ा लेट हुआ है, उसका भी शायद आज या कल में केस लगने वाला है, मैं वो केस भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ हम ऑलरेडी इनके दोनों सीओ साहब तो पार्टी बनेंगे, सीओ साहब के अलावा क्या ऐसे जो हमारे एनसीओ हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, और वो ये कहकर मुकर जाएं कि बंदा डिफाल्टर है, हम इसका साथ नहीं देंगे, उन लोगों को पार्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्या आपके पास कोई डिफाल्टर है, आप उसके कमांडर हो, तो आप उसको पाकिस्तान के लिए मरने के लिए छोड़ दोगे? या अपने यहाँ कोई सजा हो रही है उसको गलत तरीके से, तो क्या आप उसके खिलाफ झूठ बोल दोगे? तो आप बिल्कुल भक्त आदमी हो, देशभक्त हो आप। मेरी राय है कि मैं अब जो ये फाइल अभी तक इसमें हमने उनके सीओ साहब और उनको रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है, जो इसमें भी इनके सीओ साहब, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी साहब और आर्मी चीफ के लिए डिस्पैच कर रहे हैं। एक बाई हैंड को भी बंदे को दे देंगे और उसमें भी सेम वही सीओ साहब, ब्रिगेड कमांडर, जीओसी और आर्मी चीफ। लेकिन ये इन चीज़ों से मेरे को लगता है मतलब मानेंगे नहीं, इसलिए हम तुरंत कोर्ट के कागज भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही एनसीओ जो जवान हैं उनके बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और उनके पैसे भी ऑलरेडी यहाँ, इसका जो मैंने दिखाया आपको, फीस का भी मैं दिखा देता हूँ। ये एक का तो ये फीस का जो है, एक का तो ये है, पूरे फीस के कागजात हैं, ये सब उनके पास हम भेज देंगे ये, ठीक है। मतलब ऑलरेडी इन्होंने राजी इन्हीं के कहने पे बच्चे का एडमिशन भी करवा दिया था। ये पहली किस्त उनकी कट भी चुकी है फीस की, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं मान रहे। दूसरे की जो सामान लोड हुआ है उस सामान में ही ऑलरेडी वहाँ भी फीस डिपॉजिट की रसीद उनके पास है, वो भी मंगा लेंगे हम। तो ये फीस डिपॉजिट की रसीद प्लस ये छुट्टी बढ़ाने वाले कागज और वो गवाही सबको मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि इनमें सीओ के अलावा, जैसे इस कहानी में भी एक इनके खुद के सीएचएम, सीनियर जैसीओ और ये एनसीओ, ओसी और सीओ, और सेम इधर भी आरपीओ हवलदार को, उस एनसीओ को जो ये गार्ड कमांडर था उनको, सीएचएम, सीनियर जैसीओ, ओसी और सीओ, इधर भी और इधर भी हम चाहते हैं कि बाय नेम पार्टी इनको बनाएं। अब इसमें बहुत से बंदे ये कहेंगे कि सर भाई ये तो अपने जवान हैं, इनको ये करो। तो भाई मैंने
मतलब हर एंगल से कोशिश की। मैंने इनसे बात करके भी कही कि चलो आपने वहाँ दबाव में अगर दे दिया जवाब तो या तो कोर्ट में चल के आप सच बोल दो, सच तो बोल सकते हो ना, या सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए दूसरे की नौकरी खराब करो, उसको पनिशमेंट हो। क्या वो हमारे देश के लिए, हमारी फौज के लिए बंदा सही है? मैं तो नहीं मानता सही है वो। अगर फिर भी आप लोग सब, क्योंकि मैं ये ऐसे निर्णय अकेले नहीं लेता हूँ, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि इन सब को, दोनों केसों में दोनों सबको पार्टी बनाया जाए, इनको कोर्ट में घसीटा जाए या नहीं घसीटा जाए। हालांकि मुझे पता है अभी हम जो फर्स्ट फेज में रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, इसी में एक के तो जयशिव साहब को लगा भी दिया फ़ोन करके कि यार तू क्यों पंगा ले रहा है, हम कोशिश करेंगे तेरा यहाँ के बैठ कर निपटा देंगे मामला, और क्यों इस तरह के कागज़ वगैरह डाल रहा है। अगर हम कागज़ वगैरह नहीं डालेंगे तो ये SSCO जो कल अगर ब्रिगेड कमांडर बनते हैं, कोर कमांडर या JOC पता नहीं क्या क्या बनेंगे, ये जो कान के कच्चे लोग हैं, जो खुद अच्छे से उन्होंने केस को पढ़ा नहीं, पूरी प्रक्रिया, मतलब उन लोगों ने कान भरे और इन्होंने फटाफट रगड़ दिया। इसको अपना पक्ष दोनों ही केसों में मतलब तुरंत में सजा दी गई है। जैसे इसमें तो 3 वार्निंग लेटर, 26 को, 27 को सुबह टेंटेटिव चार्जशीट और 27 को ही पे फाइन। उधर भी उसकी 26 इसकी जो घटना थी गाड़ी वाली, उसी रात उसको लाकर क्वार्टर गार्ड में डालते हैं, ब्लड रिपोर्ट भी लेते हैं और जबरदस्ती सहन करा के जब उसका दारू के नाम पर पे फाइन कर देते हैं, और सबसे बड़ा कोटरा खाली। जबकि ये नहीं देख रहे कि एमएच की रिपोर्ट, ये आपको एक सेकंड में एमएच की रिपोर्ट और दिखा देता हूं जो हमारे पास है। सॉरी, लगता है एमएच की रिपोर्ट उधर ही रहेगी, मतलब वो भी अभी निकला के मैं लेकर आता हूँ दोबारा। मतलब उसमें आजकल ब्लड का सैंपल जब उसका रात को लेके गए, एमएच में गया, तो एमएच से उसका डायरेक्ट इंडिविजुअल के नाम पर भी मैसेज आया हुआ है जिसमें प्रॉपर लिखा गया है